हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जो मेरा ये आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे क्वेरी कर रहे थे कि मैडम जो ये उत्तराखंड में CPET 2024 का नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में बताइए। बहुत सारे बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, JRF है, कुछ ने सेट क्वालिफाई कर लिया है, तो सबकी क्वेरी थी। आज इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है आपकी सारी क्वेरी मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगी। देखिए, उत्तराखंड हमारा जो स्टेट है उसमें कंबाइंड PhD एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में CPET 2024 है, वो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें हमारी 4 विश्वविद्यालय जो है संयुक्त रूप से PhD का एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं, जिसके माध्यम से इस एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप 4 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चारों यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा कंबाइंड PhD एंट्रेंस टेस्ट है, मैंने आप बताया था एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप 4 यूनिवर्सिटी की PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते वहां आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये 4 यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चारों यूनिवर्सिटी को, ये श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। इस चारों यूनिवर्सिटी में आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है, और वो सब क्या क्वेरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हम आगे स्लाइड में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है बच्चों, इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ऑनलाइन मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आप समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल 3 जुलाई को खुल गया है और 22 जुलाई की शाम 5 बजे तक ये एक्टिव रहेगा। तो आप सभी लोग 22 जुलाई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। 11 अगस्त को एग्जामिनेशन की डेट है, उससे एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वो सारी खबर आप समर्थ पोर्टल से ले सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 अगस्त है। एग्जाम जो होगा 2 घंटे का होगा। एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो आपके एडमिट कार्ड के जरिए आपको बता दिया जाएगा। स्टूडेंट, जो CPET की एग्जामिनेशन फीस है वो जर्नल, EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 2550 रुपए है। 2550 रुपए इसकी एंट्रेंस की फीस है। SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस जो है वो 2050 रुपए है। और ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है ये आपको रिफंड नहीं होगी। इसलिए यूनिवर्सिटी ने और जो हमारे समर्थ पोर्टल में दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ और स्पष्ट बताया गया है कि सारी चीजों को आप पहले ही भर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी वापस नहीं होगी। यहाँ मैं आपको वो महत्वपूर्ण बिंदु बता रही हूँ, एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट है उनको आवेदन जमा करने से पहले सभी दिशा निर्देश और पात्रता संबंधी जितने भी मानदंड हैं वो इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको इंडिविजुअली पूरा प्रोस्पेक्टस तनु मैम सोशलॉजी वाली जो मेरा टेलीग्राम का चैनल बना है और जो मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप बना है मैं उसमें शेयर कर दूंगी, उसमें भी पढ़ लेना। वो इंग्लिश में दिए हैं, फिलहाल मैंने अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए उसको यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है। और ऑनलाइन पंजीकरण से पहले उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे सूचना बुलेटिन की सामग्री को ध्यान से पढ़ें। उसकी वेबसाइट पर संबंधित विश्वविद्यालयों के अध्यादेश, देखिए चारों यूनिवर्सिटी ने, जिसमें सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कुमाऊं यूनिवर्सिटी, शेरदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, चारों यूनिवर्सिटी ने अपने अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं, जो आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने में भी वाली हूँ। और ये सब दिशा निर्देश बुलेटिन में भी दिए हैं, उनको आप पढ़ लेना। नियम और विनियम उनके लिए बाध्यकारी होंगे, इसलिए आपको सभी नियमों को पढ़ना महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के बुलेटिन के किसी भाग को संशोधित करने
अद्यतन करने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी विश्वविद्यालय किसी भी नॉर्म्स को हटा भी सकता है, संशोधित भी कर सकता है। यह विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित है। इस प्रकार किया गया कोई भी परिवर्तन पीएचडी पर अद्यतन किया जाएगा। प्रवेश पोर्टल सूचना बुलेटिन जारी होने के बाद किसी भी कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन पीएचडी के पोस्ट किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे। प्रवेश जो आपका लिंक है मैंने पहले भी बताया था, और ये इस लिंक के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन और पोर्टल के माध्यम से जो ब्राउचर है उसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटियों ने ये स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस भी पीएचडी कार्यक्रम के लिए और जिस भी विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड दिए हुए हैं, अभी मैं बताऊंगी। उनको आप देख लें कि आप पात्रता के उम्मीदवार हैं। प्रवेश प्रक्रिया में उम्मीदवार की भागीदारी जो होगी वो अंतिम होगी। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई संपादित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित दस्तावेज, जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे उन्हें निर्धारित तिथि और समय के भीतर और शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। ना करने की स्थिति में आप अपने प्रवेश का अधिकार खो देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी भी स्तर पर किसी प्रवेश से संबंधित मूल दस्तावेज जो भी आपसे मांगे गए हैं, यदि वो कोई नकली और गैर वास्तविक मनगढ़ंत पाए गए या अन्य प्रकार से त्रुटिपूर्ण हुए तो यह किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में आपको कोई भी पूर्व सूचना दी जाएगी। कार्यक्रम पूरा होने के बाद ऐसा पाया जाता है तो आपकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई संपादित की जाएगी। इसलिए प्रवेश लेने से पहले आप सुनिश्चित कर ले जो आपकी जितने भी मार्कशीट या आपकी डिग्री मांगी गई है वो उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। आपका जो इस कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपका जो आवेदन होगा ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और निर्धारित समय सीमा जो आपकी डेट दी है उससे पहले आपको शुल्क जमा करना होगा। शुल्क के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन अपूर्ण माने जाएंगे और उनको अस्वीकार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है उम्मीदवार की योग्यता परीक्षा। देखिए जो स्टूडेंट इसमें स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री अनिवार्य है, लेकिन जो स्टूडेंट अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में है, जो स्टूडेंट अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में है उन्हें ऑनलाइन पत्र भरने की अनुमति है, बशर्ते आप ऑनलाइन पत्र भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग जब होगी उस प्रक्रिया से पहले आपकी स्नातकोत्तर पूरी करनी होगी। आपको यह शर्त आपको दी गई है। आपके पास काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान यहाँ स्पष्ट दिया है, देखिए मार्कशीट और अंक विवरण आपके पास होने होंगे, आपको उसके जमा करने होंगे, ठीक है। और निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा करना होगा। यदि न्यूनतम योग्यता मानदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को आप पहले से ही सुनिश्चित कर लें। प्रोस्पेक्टस में साफ सहायता केंद्र हेल्प डेस्क बनाया गया है। यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो प्रवेश से संबंधित किसी भी सामान्य प्रश्न के लिए आप जो भी कैंडिडेट हैं वो इस ईमेल के माध्यम से rdc@kumaunnainital.ac.in पर ईमेल लिख सकते हैं। अनुसंधान एवं विकास सेल बनाया गया है, उसका फोन नंबर ये है 05942235233। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और अन्य विश्वविद्यालय या विभाग के विशिष्ट प्रश्नों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग जैसे शोभन सिंह जीना है, श्रीदेव सुमन है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है और आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, उनके आप विभागों से संपर्क कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। कौन स्टूडेंट पीएचडी के लिए पात्र होंगे, यहाँ स्पष्ट दिया गया है। पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड देखिए, पहला है या तो आपने 4 वर्षीय
स्नातक डिग्री या 8 सेमेस्टर, ठीक है, 8 सेमेस्टर डिग्री कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री का कार्यक्रम, या फिर 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद। घबराना मत, देखिए बहुत सी उसमें स्नातक जो है जैसे बीबीए बीसीए है उसमें 4 वर्षीय होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। बाकी जो बीए बीएससी बीकॉम होते हैं वो 3 वर्षीय होता है, यानी 6 सेमेस्टर। 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद 2 वर्षीय या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री, वही 2 साल का मास्टर डिग्री होते हैं, यानी 4 सेमेस्टर। और आप कम से कम 55% अंक के साथ पास की हो, वही स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है, ऐसी मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान के समकक्ष जो किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत हो, अपने देश में किसी कानून के तहत निगमित हो, उस देश में मूल्यांकन मान्यता आश्वासन देने के लिए कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण हो। शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता और मानक के निर्णय के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर इसमें दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5% अंक छूट दी जाती है। यानी जो अभी 55% पीजी में बोला था ना, एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपको 5% अंकों की छूट दी जाती है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 4 वर्षीय डिग्री और 8 सेमेस्टर के बाद प्रवेश चाहते हैं, तो उनके कुल मिलाकर 75% अंक होने चाहिए। जहां ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, उसके समकक्ष यानी 75% के समकक्ष आपके पास ग्रेड होना चाहिए। या फिर ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने एमफिल पूरा कर लिया है, जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है, वहां कुल मिलाकर कम से कम 55% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ किसी मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त एजेंसी शैक्षणिक संस्थान के समकक्ष योग्यता जो किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत हो, वो स्वीकृत होनी जरूरी है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों का आकलन, मान्यता या आश्वासन देने के लिए अपने गृह देश या उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण में एक कानून के तहत निगमित पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। कार्यक्रम आयोग के निर्णय के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए इसमें क्या होगा, 5% या इससे समकक्ष ग्रेड में छूट दी जा सकती है। स्टूडेंट, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब लगभग सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं जो नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ है या स्वेट क्वालिफाई है, कि मैम हमें पीएचडी एंट्रेंस देना होगा, हमें शुल्क जमा करना होगा। तो टू बी वेरी क्लियर, यहां मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि पीएचडी में पंजीकरण चाहने वाले उम्मीदवार 2 तरीकों से, एक माध्यम से किया जाएगा आपका प्रवेश। सबसे पहला कि आप संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा को दें और उसके बाद साक्षात्कार। प्रवेश परीक्षा के 70% अंक और साक्षात्कार के 30% अंक, इस तरीके से आप या तो पहले तरीके से मांग सकते हैं। दूसरा, सीपीईटी से छूट, मतलब आप प्रवेश परीक्षा ना दें, उसके लिए आपको छूट दी गई है, लेकिन फिर भी पीएचडी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसका शुल्क जमा करना होगा। आप सभी स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ, आप सभी को फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। चाहे आप नेट है, जेआरएफ है, कहीं कार्यरत है, नॉन पीएचडी है, जो भी स्टूडेंट है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन फीस जमा करनी पड़ेगी। इन अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से साक्षात, देखिए कुछ मामलों में मैं अभी बताऊंगी किन किन को प्रवेश प्रक्रिया से एग्जेम्प्टेड किया गया है। उसके अलावा अनिवार्य रूप से सभी को साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। सीपीईटी छूट श्रेणी में प्रवेश संबंधी विश्वविद्यालयों के अनुसंधान अध्यादेशों के अधीन है, जैसा कि इस ब्रोचर संख्या 3.4 में बताया गया है। मैंने अभी आगे आने वाली स्लाइड में हर एक यूनिवर्सिटी के नियमों को विस्तार से बताया है। आप कंफ्यूजन अभी आगे आने वाली स्लाइड में दूर हो जाएगा, किस किस विश्वविद्यालय में क्या क्या इसमें नियम बताए गए हैं। तो फिलहाल तो इतना है कि जो भी स्टूडेंट प्रवेश चाहता है,
आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और शुल्क जमा करना पड़ेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एंट्रेंस अगर नहीं देना चाहते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ने नेट सेट को भी एग्जेम्प्टेड किया है, वो मैं आगे बताऊंगी। कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 संयुक्त पीएचडी जो है ये परीक्षा कुल 2 घंटों की होगी। 100 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक अंक जो प्रश्न है उसका 1 अंक होगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा का पैटर्न, इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र शामिल होंगे। ऐसा नहीं होगा 2 प्रश्न पत्र है तो अलग अलग समय होंगे, दोनों को एक ही घंटे में, आपको 2 घंटे में करना होगा। हर एक प्रश्न पत्र पेपरों के बीच कोई भी ब्रेक नहीं होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपके 50 प्रश्न आएंगे, कुल 50 अंक के होंगे, और इसका ये होगा, ये शोध पद्धति के आधारित है। विभिन्न शोध पद्धतियों के बारे में उम्मीदवार की समझ और उनकी शोध सेटिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता का आकलन करता है। यकीन मानिए यदि आपकी रिसर्च मैथोडोलॉजी स्ट्रांग है तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी, मैं पीएचडी एंट्रेंस की आप सभी को तैयारी कराऊंगी। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं 50 नंबर की रिसर्च मैथोडोलॉजी आप सभी को, क्योंकि सभी में कंबाइंड आनी है, ऐसी तैयार करा दूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शो में 50 अंक तो आएंगे आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी से। जो प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग है, जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट अपना विषय चुनेगा, जैसे कोई जिसने सोशियोलॉजी लिया, हिंदी लिया, पॉलिटिकल साइंस लिया, वो उसके विषय से संबंधित आएंगे। वो आएंगे 50 प्रश्न, 50 प्रश्न शोध से और 50 प्रश्न आपके विषय से संबंधित। तो 50 आपके विषय से आएंगे और 50 ही उनके अंक होंगे। कुल अवधि है 2 घंटे। टोटल प्रश्न हो गए 100, टोटल अंक हो गए 100, यानी 100 प्रश्न 100 अंकों का होगा। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, केवल वे उम्मीदवार जिनका सीपीईटी में प्रतिशत अंक अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए, यानी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल कैंडिडेट के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी वीएचपीएच के लिए 45%। ठीक है, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र होंगे। साक्षात्कार के जो उम्मीदवार होंगे, पहले सूची तैयार की जाएगी और उन्हें 4 विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसी के अनुसार आपके साक्षात्कार आपके अंकों के आधार पर किए जाएंगे। जो हमारा कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, भाग लेने वाले जो हमारे 4 यूनिवर्सिटी हैं, उनके पास जिस विषय की जितनी सीटें हैं उसकी उपलब्धता के आधार पर 30 अंकों का साक्षात्कार। देखिए 100 अंकों का तो हो गया आपका एंट्रेंस टेस्ट और 30 अंकों का आपका साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू जो है वो 30 नंबर का होगा। और जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है वो संबंधित विश्वविद्यालय, जो यानी जो 4 विश्वविद्यालय द्वारा है, वो अलग से अधिसूचित किया जाएगा। आप यदि किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप उस विश्वविद्यालय के साक्षात्कार में आपको भाग लेना होगा। किसी अभ्यर्थी का एक विश्वविद्यालय में साक्षात्कार में उपस्थित होना या एक विश्वविद्यालय या उसके प्रवेश में लेने में से रोका नहीं जाएगा, यानी आप किसी भी विश्वविद्यालय के साक्षात्कार में प्रवेश मतलब साक्षात्कार दे सकते हैं, आप पात्र होंगे। देखिए मैंने लिखा है किसी अभ्यर्थी का एक विश्वविद्यालय में साक्षात्कार में उपस्थित होना या एक विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश उसे साक्षात्कार में भाग लेने या अन्य किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोकेगा। उम्मीदवारों की मेरिट सूची विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार की जाएगी। जो आपकी मेरिट सूची होगी, यदि आपने शोभन सिंह जीना में दिया है तो वहां के आधार पर तैयार की जाएगी। उनकी आपकी जो रैंकिंग होगी उसमें आपके 70% लिखित प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर और 30% जो अंक होंगे साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे। टोटल आपका 100 से होगा, यानी 70% आपके एंट्रेंस के और 30% आपके इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेरिट सूची बनाई जाएगी। देखिए जो कैंडिडेट उम्मीदवार होंगे उनका चयन पूरी तरह से मेरिट सूची
और मेरिट में जैसे अंक निर्धारित किए गए हैं उनका मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर जो सीटें उपलब्ध होगी उसके आधार पर होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करना पीएचडी में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। संबंधित विषय में सीटों की उपलब्धता, साथ ही साथ उम्मीदवार की रैंक को उसके विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए माना जाएगा। सीधे प्रवेश। अब जो सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैडम हम जो सीपीईटी में आपने एंट्रेंस टेस्ट देखे, सीपीईटी का फॉर्म भर दिया है, फीस जमा कर दी, आवेदन कर दिया है, और यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ है, सेट है, अब उन उम्मीदवारों के लिए देखिए सीपीईटी 2024 का लक्ष्य उन उम्मीदवारों के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करना है जो पीएचडी में प्रवेश चाहते हैं। ठीक है, और हमारे 4 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। सीपीईटी के लिए अहाता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाएगी और संबंधित विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी और साक्षात्कार आयोजित कराया जाएगा। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की जाएगी। अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैडम हमने एंट्रेंस नहीं दिया है, हम तो जेआरएफ क्वालिफाई है, उनके लिए हर यूनिवर्सिटी ने, चारों यूनिवर्सिटियों ने अलग अलग प्रावधान किए हैं, वो मैं बताने जा रही हूँ। सीपीईटी 2 से यानी छूट प्राप्त उम्मीदवारों की पात्रता और ऐसे उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने के लिए नियम उन विश्वविद्यालयों द्वारा तय किए जाएंगे जो मैं अभी बताऊंगी। ये छूट प्राप्त उम्मीदवार प्रवेश आते हैं तो और एंट्रेंस नहीं दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि छूट के लिए अपने मानदंड और योग्यता की तैयारी के लिए नियमों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के अनुसंधान अध्यादेश से गुजरे। मतलब जो ये मैं बताने जा रही हूँ, देखिए अब कुमाऊं विश्वविद्यालय, ये वो रूल्स हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। देखिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट साक्षात्कार के आधार पर सीधे प्रवेश चाहते हैं, जो नेट जेआरएफ और हैं, वो कहते हैं हम एंट्रेंस टेस्ट में शामिल नहीं हुए थे, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी कहती है वे उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट या एनएफएससी या एनएफओबीसी या एनएफएसटी या समकक्ष किसी फेलोशिप में फेलोशिप छात्रवृत्ति के लिए अहाता प्राप्त की है, वे उम्मीदवार जिन्हें एम्पायर फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, और वह उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड उत्तीर्ण किया है, पीएचडी में सीधे प्रवेश के लिए टेस्ट या गेट, जीपीएटी या गेट के समकक्ष राष्ट्रीय टेस्ट या एमफिल पर विचार किया जा सकता है। रिसर्च डिग्री प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित बिना कार्यक्रम, हालांकि ऐसे उम्मीदवार को पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और साक्षात्कार परामर्श के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और शुल्क का भुगतान भी करना होगा। जिन उम्मीदवारों को फेलोशिप प्रमाण पत्र आवेदन के समय समाप्त हो गया है, उन्हें आरईडी की छूट के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। बहुत से उम्मीदवार जिनका फेलोशिप का टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे। साथ ही साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में नियमित शिक्षण संकाय में रूप में सेवारत स्थायी शिक्षक जो पीएचडी के लिए पात्रता मानदंड पूजा करते हैं, उन्हें भी छूट दी जाएगी। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी जाएगी। देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज या खुद विश्वविद्यालय, उसमें ऐसे शिक्षक जो पीएचडी नहीं है, ठीक है, और शिक्षण संकाय के रूप में एक स्थायी शिक्षक है। स्थायी शिक्षक मतलब हर प्रोबेशन पीरियड नहीं माना जाएगा। स्थायी शिक्षक जिन्होंने अपना स्थायी सेवा 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है, उन्हें इसमें छूट दी जाएगी, वो बिना एंट्रेंस दिए हुए। देखिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्य जिन्होंने अपनी प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है और कम से कम 5 वर्षों तक अपने संबंधित विभागों में सेवा की है, वे अतिरिक्त आधार पर आरईटी छूट के श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। मतलब वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है। छूट प्राप्त श्रेणी के सभी लोगों को केवल साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। मतलब ऐसे जो कैंडिडेट होंगे उनको एंट्रेंस के आधार पर नहीं, सिर्फ उनके साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर वो दिया जाएगा। ऐसी श्रेणी के लिए कोई अलग से मेरिट सूची नहीं बनाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ
कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए है। स्टूडेंट अब है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लिए। ये नियम जो मैं इसमें डाले हैं ये है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लिए, और आगे मैं हिंदी में बताने जा रही हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रवेश मतलब कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में उपस्थित हुए बिना, वे पीएचडी प्रवेश के लिए सामान्य विज्ञापन के जवाब में उन्हें आवेदन के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश नीचे दिए गए अनुसार विचार किया जाएगा। पहला, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ या समकक्ष राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसे जीपीएटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईएनएसपीआईआर को रिसर्च डिग्री प्रवेश परीक्षा यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में उपस्थित हुए बिना पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा, लेकिन उन्हें नियत तिथि के भीतर फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। मतलब वही रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ या समकक्ष राष्ट्रीय परीक्षा के लिए अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब कभी ऐसा अगर वो चाहे तो वो कर सकती है। हालांकि तब तक एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती जब तक यूजीसी, जेआरएफ, नेट को सीधे प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नियमित रूप से नियुक्त स्थायी शिक्षक जिसने एसएसजे विश्वविद्यालय या सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में कम से कम 1 वर्ष तक नियमित शिक्षण संकाय के रूप में सेवा की हो। मतलब इनमें क्या है, 1 वर्ष आपका सेवा काल पूरा हो गया हो, राज्य सरकार के नियमों के तहत अनुमति के अधीन पीएचडी प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त रहेगा। ऐसे अन्य उम्मीदवारों की तरह स्नातक स्तर पर मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग के समय विचार किए जाने का आवेदन करना होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, जो 1 साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं उनके लिए एंट्रेंस से एग्जेम्पशन होगा। अब आता है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पीएचडी में प्रवेश चाहने वाले जो उम्मीदवार हैं, सीधे प्रवेश मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना चाहते। सबसे पहले आवेदक के लिए श्रेणियों में पात्रता परीक्षा में छूट दी जाएगी। पहला, इस विश्वविद्यालय के नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक, पहला। दूसरा, शिक्षक फेलो यूजीसी योजना के तहत। तीसरा, नेट, जेआरएफ सहित यूसेट योग्य उम्मीदवार। और नेक्स्ट एंड लास्ट है अंतरराष्ट्रीय छात्र, वो आप आवेदन कर सकते हैं। रोजगार में लगे आवेदक को, मतलब ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने किसी जॉब में कार्यरत है, प्रवेश लेने के लिए तब तक विचार नहीं किया जाता जब तक वह अनापत्ति प्रमाण पत्र और अपने नियोक्ता से संबंधित शोध अवधि के लिए छुट्टी की मंजूरी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना कर दे, ताकि वह निवास की आवश्यकता को पूरा कर सके। यानी आपको एनओसी देनी अनिवार्य है, तब तक आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक पीएचडी नहीं है और पीएचडी करने के इच्छुक हैं, तो आपको पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र और शोध अवधि के लिए जो अवकाश है उसकी मंजूरी पहले से ही लेनी पड़ेगी। श्रीदेव सुमन के ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा देंगे, उन अभ्यर्थियों का चयन होगा। 70% आपके जो एंट्रेंस में मार्क्स आएंगे तथा 30% जो आपके साक्षात्कार में अंक होंगे, उसके आधार पर मेरिट का निर्माण किया जाएगा। और जो एंट्रेंस से एग्जेम्पशन चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए उनके यूजी के 20% अंक, पीजी के कुल अंकों का 30% तथा साक्षात्कार के 50% अंक, इनकी संयुक्त मेरिट बनाई जाएगी। संयुक्त करके इनकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होंगे, जैसे नेट, जेआरएफ, सेट और जो कहीं कार्यरत हैं, तो उनके यूजी के 20% अंक, पीजी के 30% अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 50%। फॉर एग्जाम्पल, साक्षात्कार में आपको जो अंक मिले हैं, मान लीजिए आपको 28 अंक मिले हैं, तो 50% अंक मतलब 14 नंबर आपके जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आपकी मेरिट का निर्माण किया जाएगा। जो मेरिट सूची बनेगी और जो काउंसलिंग होगी, देखिए विषयवार साक्षात्कार संबंधित विश्वविद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। जो विषयवार साक्षात्कार होंगे, जो नोडल विश्वविद्यालय होगा
वो CPET जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची बनाएगा कंबाइंड। ठीक है, फिर जो आपने वरीयता क्रम दिया है कि आप किस विश्वविद्यालय में जाते हैं या जाना चाहते हैं, उसके आधार पर वो संबंधित विश्वविद्यालयों को मेरिट सूची भेज देगा। और जो स्टूडेंट सीधे प्रवेश लेना चाहते हैं, नेट JRF और यूसेट वाले स्टूडेंट, उनकी सूची भी तैयार करके विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इन अभ्यर्थियों को उनके शोध अध्यादेशों के अनुसार PhD प्रवेश की आगे की प्रक्रिया में शामिल करना संबंधित विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगा। अब जो नोडल द्वारा कंबाइंड मेरिट लिस्ट भेज दी जाएगी, उसे अंतिम रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची तैयार होने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर उस मेरिट सूची में आरक्षण नीति, विश्वविद्यालय परिसर में सीटों की उपलब्धता और उनसे संबद्ध कॉलेजों के आधार पर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। उसके आधार पर काउंसलिंग होगी। संयुक्त PhD प्रवेश परीक्षा के केंद्र में संयुक्त प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऋषिकेश हैं। ये वाले शहर हैं जिसमें आप के परीक्षा केंद्र हैं, और किसी अन्य नजदीकी केंद्र में बदलने या स्थानांतरित करेगा अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब अगर कहीं कैंडिडेट ज्यादा हो गए, कम हो गए, तो आपका परीक्षा केंद्र बदला भी जा सकता है। वैसे आप एक बार परीक्षा केंद्र चुनने के बाद बदल नहीं सकते। आपका नाम, विषय, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का केंद्र, शहर, श्रेणी अपने ध्यान पूर्वक जांच कर लें। एडमिट कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या के मामले में जो मैंने हेल्प डेस्क में ईमेल दी थी और नंबर दिए थे, 10 से 5 बजे तक शाम के आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप ऊपर दिए गए लिंक के अनुसार, जो मैंने ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके अपने PhD एंट्रेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वो लिंक है, इस पर आप क्लिक करके PhD एंट्रेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, अभी मैं इसकी आवेदन की कैसे करें, कैसे पोर्टल खुलेगा, कैसे आवेदन अपलोड करना है, उसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो स्टूडेंट, मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करना और ये बताना ये वीडियो कितनी फ्रूटफुल रही आपके लिए। और अगर इस पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं एंट्रेंस की तैयारी भी आप लोगों को कराऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही में शोध के लिए, नेट JRF की तैयारी के लिए, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तनु मैम सोशियोलॉजी वाली से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव अ नाइस डे।